स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करते हैं कंटिन्यूस बीम को यूजिंग फोर्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स बाय यूनिट लोड मेथड। ठीक है, तो आपके यहाँ पे एक आपको कंटिन्यूस बीम दी हुई है ए बी और बी सी स्पान की, और इसमें आपको एक 24 किलो न्यूटन का लोड सेंटर पे लग रहा है ए बी पे और 12 किलो न्यूटन का सेंटर पे लग रहा है आपको बी सी पे। तो देखिए यहाँ पे आपकी डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी क्या होती है, रिएक्शन टोटल रिएक्शंस माइनस जो भी इक्विलिब्रियम कंडीशन होते हैं। तो टोटल अननोन रिएक्शंस कितनी हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 हो गई, यहाँ पे एक और एक यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 4 और 5 कंटिन्यू ऐड करेंगे तो 5 5 माइनस 3, तो डी एस इक्वल्स टू आपको हो जाएगा 2। तो अब आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि यूनिट लोड मेथड में हमको रिडंडेंट कैसे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो ये बस एक नोट के लिए है आपके लिए, इसको आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, इसलिए सिर्फ एक नोट है, आइडेंटिफाई द रिडंडेंट। तो अगर देखो मैं आर बी और आर सी को रिडंडेंट चूज़ करता हूँ, बेसिकली मुझे करना क्या है कि मेरे पास डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी 2 आई है, तो उन दोनों को अगर मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ तो मेरी स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, मेरा स्ट्रक्चर एक डिटर्मिनेट हो जाएगा या स्टेबल हो जाएगा। तो उसके पहले मेरे को क्या करना है कि जो भी मेरी बीम थी उसमें मैं क्या करता हूँ, एक बेसिक स्ट्रक्चर, तो उसको मैंने एक कैंटिलीवर एज्यूम कर लिया और एक आर बी और आर सी जो कि मेरे रिडंडेंट फोर्स के फॉर्म में थे वो एज्यूम कर लिए। या फिर और सेकंड तरीका क्या होता है कि आप यहाँ का एक मोमेंट आपको रिडंडेंट एज्यूम करो और सेकंड आपको आर बी करो। तो जैसे मैं यहाँ का एक मोमेंट रिडंडेंट एज्यूम करूँगा, रिडंडेंट मतलब मैं हटा रहा हूँ अगर, तो ये जो आपका फिक्स एंड था, फिक्स एंड कैसा हो जाएगा, फिक्स एंड विल बी कन्वर्टेड इनटू ए सिंपली सपोर्टेड एंड। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर से मोमेंट हट गया, तो ये एक सिंपली सपोर्टेड एंड हो जाएगा आपका। एक आर बी आपने चूज़ कर लिया जो यहाँ पे आपको रोलर लग रहा था उसके में, और तीसरा जो आपका एंड था वो था वैसे भी आपको सी जो मिल रहा है वहाँ पर, तो आपको रोलर सपोर्ट है ही। ठीक है, तो या तो हम आर बी आर सी कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर हम एम और आर बी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर है कि हमको कैलकुलेट क्या करना है। ठीक, तो ध्यान रखना, हम जब भी अगर यूनिट लोड मेथड यूज़ कर रहे हैं तो यूनिट लोड मेथड में हम क्या करेंगे, हम इस टाइप से स्ट्रक्चर को एज्यूम करेंगे फर्स्ट टाइप से। ठीक है, जिसमें हम एक कैंटिलीवर बेसिक स्ट्रक्चर कैंटिलीवर लेंगे और ये आर बी और आर सी को हम क्या करेंगे, रिडंडेंट फोर्स के फॉर्म में लेंगे। क्यों? क्योंकि इसको सॉल्व करना एज़ कम्पेयर टू अगर मैं मोमेंट और आर बी ले रहा हूँ तो ज़्यादा सिंपल है और थोड़ा सा हम फास्ट काम कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी यूनिट लोड मेथड थोड़ा सा लेंदी है। पर यूनिट लोड मेथड ऑल तो लेंदी है, पर इसमें आपको गलती होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। कॉन्जुगेट बीम मेथड में अगर आपने कभी सेंट्रॉइड लेने में गलती कर दी है या फिर आपने प्रॉपर सेंट्रॉइड कैलकुलेशन नहीं करा है, तो उसमें क्या हो सकता है, वहाँ पे रिएक्शंस आप गलत कैलकुलेट कर सकते हो, उसके कारण आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। पर यहाँ पर हम अगर यूनिट लोड मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप हमारे पास बहुत ही ईजिली हम चेक करते जाते हैं और सही कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने कौन सा टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज करा उसको कैंटिलीवर, और मैंने क्या क्या करा, अब मेरे पास दो जगह आपको रिएक्शंस थे, ध्यान रखना कि मैंने आर बी और आर सी को मैंने रिडंडेंट चूज़ करा था। ठीक है, आर बी एंड आर सी को, जो कि बी पॉइंट और सी पॉइंट पे मेरा आ रहा था। ठीक है, आर बी और आर सी को, और डी और ई के ऊपर मेरे लोड लग रहे हैं, वही क्वेश्चन है मेरा सेम है। तो अब मैंने एक बीम कंसीडर करी जिसमें मैंने क्या करा, रिडंडेंट को हटा दिया। तो रिडंडेंट हटा दिया तो सिर्फ क्या बचे, अप्लाइड लोड। तो अप्लाइड लोड के कारण आने वाले जो मोमेंट है उसको मैं नाम देता हूँ कैपिटल एम। ठीक है, उसके बाद अब क्योंकि मेरे पास दो रिडंडेंट हैं, तो एक बार मैं एक रिडंडेंट को चूज़ करके उसके पॉइंट पर 1 किलो न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा। ठीक है, जैसे हम क्या करते थे, कोऑर्डिनेट 1 और कोऑर्डिनेट 2 सेलेक्ट करते थे, तो वैसे कोऑर्डिनेट 1 पे मैं एक 1 किलो न्यूटन का लोड लगाऊंगा और एक कोऑर्डिनेट 2 पे 1 किलो न्यूटन का लोड लगाऊंगा। तो मेरे पास क्योंकि ये कैंटिलीवर बीम, मैंने अपने सिंपली सपोर्टेड बीम को किस में चेंज कर दिया, कैंटिलीवर में, बाय रिमूविंग दैट रिडंडेंट एट बी एंड सी। तब क्योंकि कैंटिलीवर में चेंज कर दिया तो मैं कैंटिलीवर की कैलकुलेशन आपको पता है कि सब हम किधर से करते हैं, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, दैट इज़ फ्रॉम फ्री एंड टू जो फिक्स एंड होता है। तब क्योंकि मुझे फ्री एंड से आपको पूरी रिएक्शंस को कैलकुलेट करना है, तो फ्री एंड पे जो पहला मैं रिडंडेंट फोर्स मैंने एज्यूम करा था सी पर, जिसको मैं कह रहा था आर सी, उसको मैं दूंगा 1 किलो न्यूटन। तो एक बार 1 किलो न्यूटन के लगने के कारण जो भी डिफ्लेक्शन है वो भी हम स्टडी करेंगे। एक बार 1 किलो न्यूटन दूंगा पॉइंट बी पर, तो उसके कारण भी लगने वाले को हम देंगे। और तीसरा जो आपके पास था वो तो कैपिटल एम था, जो कि अप्लाइड लोड के कारण था। अब इसमें करना क्या है, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। सबसे पहले एक ये टेबल बनानी है, मेंबर ओरिजिन लिमिट एम एम वन एम टू। ठीक है, ये अगर आपने यूनिट लोड मेथड पता है तो आप इस टेबल से फैमिलियर होंगे, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर भी सब चीज़ें बहुत ईजिली समझ में आ जाएंगी।
सबसे पहले देना मेंबर। अब क्योंकि कैंटिलीवर है तो मैं फ्री एंड से चालू कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं मेंबर लूँगा सी ई। ठीक है, मेरा पहला मेंबर होगा सी ई, तो मैंने लिख दिया सी ई। उसका ओरिजिन क्या है, सी, उसका ओरिजिन सी है। लिमिट होगी 0 to 5। ठीक है, अब यहाँ पे हमको ध्यान रखना है, लिमिट रखना है ना, तो हमेशा 0 से ही स्टार्ट करना है। ठीक है, तो 0 to 5 लोअर लिमिट हमेशा आपकी 0 रहेगी। तो जो भी मेंबर हम कंसिडर करें सिर्फ उसकी लेंथ लेना है, ये याद रखना, और बाकी पूरी लेंथ नहीं लेना है। तो हमने मेंबर कौन सा कंसिडर करा, मेंबर हमने करा है सी ई, तो सी ई की लेंथ क्या है 5 मीटर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 0 to 5। एम, सबसे पहले देखते हैं एम। इस सी के ऊपर मैं क्या करूँगा, एक सेक्शन कट करता हूँ जो कि एक्स डिस्टेंस पे होगा सी से। ठीक है, तो यही होता है तरीका मोमेंट निकालने का, आपको भी पता है कि हमको एक सेक्शन कट करना पड़ता है, और उस सेक्शन के जितने भी राइट में आपको वैल्यूज़ हैं उनको देखना है, फोर्स के कारण जितने भी हमको मोमेंट्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पर सी ई में हमने सेक्शन कट करा, उसके राइट में हमको कोई भी फोर्स नहीं मिल रहा है। अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ एम, ध्यान रखना ये एम था, ये M1 था, और ये M2 था, हम जो कैलकुलेशन मिलेंगे। ठीक है, एम कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, तो सी ई के यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं है इस मान पे, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 0 हो गया। अब M1 की बात करते हैं। अब M1 क्या है मेरा, ये वाला जहाँ पे मैंने 1 किलो न्यूटन का यूनिट लोड कहाँ लगाया है, सी पर। ठीक है, तो अब ये क्या है, सीधे सीधे कि 1 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है और इसकी डिस्टेंस सेक्शन तक कितनी, x। ठीक है, तो सिंपली हो जाएगा 1.x। अब मैंने बोला था कि एंटी क्लॉकवाइज जितने भी फोर्सेज हैं मैं उनको पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे पॉजिटिव लिखा। सिमिलरली M2 पे आते हैं। अब M2 पे यहाँ पे सी में जो सी स्पान है, सी स्पान के ऊपर जहाँ पे मैंने सेक्शन कट करा है, क्या कोई यहाँ पे फोर्स है, नहीं है, तो इसके कारण ये सी भी M2 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे नेक्स्ट बढ़ते हैं, ई बी। सी हो गया, अब ई बी पे चलते हैं। अब ई बी पे भी वही करना है, तुम्हें एक सेक्शन कट करना है जो कि एक्स डिस्टेंस पे होगा ई से। ठीक है, शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट निकालते थे तो हम हमेशा एक्स कहाँ से कंसिडर करते थे, फ्री एंड से, पर यूनिट लोड में हम जिस जिस मेंबर को ले रहे हैं उस मेंबर का जो भी ओरिजिन है वहाँ से सेक्शन कट करना है, इसको याद रखना। इसलिए एक बार एक्स आपको मिला है सी से, अगली बार एक्स आपको मिला है ई से। सिमिलरली आपको हर जगह तीनों जो M1 M2 उसमें भी आपको यूज़ करना है। तो ई बी का ओरिजिन आपका ई होगा, लिमिट आपकी 0 to 5 होगी, एम आपकी होगी -12x। ठीक है, -12x। कैसे, M1 देखो ये आपका 12 है। ठीक है, और 12 की डिस्टेंस कितनी है सेक्शन तक, x, 12x। ठीक है, और ये जो 12 है कैसा, क्लॉकवाइज मोमेंट दे रहा है ये, तो इसलिए नेगेटिव, इसलिए -12x। अब आते हैं M1 पे। M1 पे ध्यान देखो, M1 पे क्या है, ये एक 1 किलो न्यूटन का लोड है। ठीक है, पर इसकी यहाँ पर कितनी डिस्टेंस है, x है। ठीक है, ई बी से तो डिस्टेंस x है, पर ये फोर्स कहाँ लग रहा है, सी पे। तो भले मैंने सेक्शन ई बी पे कट करा है, मतलब पर मुझे पहले के जितने भी फोर्सेज हैं उनको अपनी कैलकुलेशन में लेना है। तो 1 किलो न्यूटन तो मेरा लोड हो गया। अब इस 1 किलो न्यूटन के कारण मुझे कहाँ पे सेक्शन इफेक्ट देखना है, मोमेंट, ये जो मैंने सेक्शन कट करा था जो कि था एक्स डिस्टेंस फ्रॉम ई बी। ध्यान रखना ये सेक्शन सी से कट नहीं है, ये सेक्शन ई से कट है। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे सी से ई जाना पड़ेगा, फिर ई से मुझे सेक्शन तक जाना पड़ेगा। तो सी से ई जाने के लिए मेरे को कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर। उसके बाद ये एक्स, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1x+5, तो ये हो जाएगी मोमेंट की वैल्यू। और M2 फिर यहाँ पे यहाँ तक कोई भी इस जो मैंने ये सेक्शन कट करा था वहाँ तक कोई भी आपको वैल्यू नहीं मिल रही है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको आप नाम दे दीजिए सेक्शन 1, है ना, ये हो जाएगा आपके सबके लिए सेक्शन 2, ये हो जाएगा आप सबके लिए सेक्शन 3, और ये हो जाएगा आपके लिए सेक्शन 4। ये मैंने 1 2 3 4 सेक्शन कट करे थे। तो अब आपको बी डी लेना है। ठीक है, अब बी डी देखते हैं, तो बी डी में कहाँ सेक्शन कट करना है, बी और डी के बीच में एक्स, जबकि 3 सेक्शन है। ओरिजिन बी है आपका 0 to 5, यहाँ पर भी है। तो बी डी तक में देखिए, यहाँ डी के पहले जो सेक्शन कटे यहाँ तक में सिर्फ एक ही फोर्स है एम के लिए, 12, और 12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले ई से बी जाना पड़ेगा 5 मीटर, और यहाँ से एक्स जाना पड़ेगा, तो हो जाएगी x+5। सिंपल, जो शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट में जैसे डिस्टेंस लेता है। M1 आपका देखिए, M1 ये 1 है आपका, और 1 की डिस्टेंस आपको इस सेक्शन तक लेनी है, सेक्शन 3 तक। तो कैसे पहुँचेंगे, यहाँ से आप पहले ई पे जाएंगे 5 मीटर, ई से बी पे जाएंगे 5 + 5 10, और यहाँ से फिर x, तो हम लिख सकते हैं x+10। अब M2 पे आते हैं, तो M2 पे देखिए, जैसे ही मैंने BD के बीच में सेक्शन कट करा, तो ये जो मेरा 1 किलो न्यूटन का लोड लग रहा था B के ऊपर, अब वो मेरे कैलकुलेशन में आ जाएगा। तो 1 × x, क्योंकि 1 की डिस्टेंस BD के बीच में जो सेक्शन 3 कट है वो हो जाएगा आपका 1.x। ठीक है, समझ में आ गया। अब टी ए,
डी ए में आपका ओरिजिन क्या हो जाएगा डी, ठीक है, 0 to 5। अब सबसे पहले देखते हैं एम, तो एम के लिए पहले 12, 12 को मुझे कहाँ तक जाना है, मुझे इस सेक्शन तक जाना है, तो 12 के लिए पहले मुझे 5 मीटर, 5 + 5 10 मीटर और एक्स, तो -12 x + 10। अब बचा आपके बाद आ रहा है 24, 24 को आपको x तक लेके जाना है, तो 24x, ठीक है। अब इसके बाद आपका आता है M1, ठीक है। M1 में देखिए आप, तो M1 में ये 1 किलो न्यूटन का था, 1 के लिए आपको यहाँ तक पहुँचना है, आपके जो AD के बीच में सेक्शन है, तो यहाँ से आप यहाँ जाएंगे 5 मीटर, फिर यहाँ से आप गए B तक 10 मीटर, 10 से D में गए 15 मीटर, और D से फिर आप यहाँ जाएंगे तो 15 + x, दैट इज़ x + 15 मिलेगी आपको वैल्यू। अब आपके देखते हैं M2 के लिए, M2 के लिए ये 1 किलो न्यूटन का लोड लगा है यहाँ पे, इसके लिए आपको कहाँ तक जाना है, यहाँ से आपको जाना है पहले B से D तक, तो ये 5 मीटर, ये आपको 5 मीटर है, B से D 5 मीटर, और उसके बाद आपको जाना है सेक्शन तक, तो x + 5। सिंपल बस एक कैलकुलेशन है स्पान की, और कुछ नहीं है। अब फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स का फॉर्मुलेशन करते हैं, सिंपल। F11 आपको पता क्या था, m1² / ठीक है, 0 to L, तो 1/EI कॉमन कर लिया। अब M1 में क्या करना है, M1 में जितने M1 है हर मेंबर का, CE, EB, BD और DA, ये 1 2 3 4 चारों को आपको लिखना है, ठीक है, सिर्फ एक को नहीं लिखना है, चारों को लिखना है। तो आप कैसे लिखोगे, इंटीग्रेशन करना है, तो 1/EI कॉन्स्टेंट कॉमन कर लिया मैंने पूरे में से। पहले आपको x² कर दिया, dx कर दिया, लिमिट 0 to 5 है। सेकंड में आपने x + 5 का स्क्वायर कर दिया, लिमिट 0 to 5 है। थर्ड में आपने x + 10 का स्क्वायर कर दिया, लिमिट 0 to 5 है। और फोर्थ में आपने x + 15 का स्क्वायर कर दिया, लिमिट 0 to 5 है dx, ठीक है। आप इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेटर में बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, ना तो मैं इससे रिलेटेड भी आपको वीडियो शेयर कर दूंगा। आप 2/2 के मैट्रिक्स का इन्वर्स और इस टाइप के आपको अगर इंटीग्रेशन निकालना है, तो आप अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प से बहुत इजीली कर सकते हो। आपको कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे मैन्युअली इंटीग्रेशन करने की। तो आपको बस ये इक्वेशन बनानी है, उसके बाद सीधे आपको वहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है, और आपके पास वैल्यू मिल जाएगी। तो मैंने वही कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए वैल्यू निकाली, तो मेरे पास 1/1 की वैल्यू आ गई 2666.67/EI। F22 भी सिमिलर हो जाएगा। F22 में क्या करना है, M2 की वैल्यूज़ को इंसर्ट करना है, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, M2 की वैल्यूज़ इंसर्ट करना है। तो M2 में क्या क्या हो जाएगा, देखो, पहला M2 0 है, सेकंड भी 0 है, तो आपके पास क्या मिलेगा, सिर्फ x² और एक बार x + 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास यही दोनों वैल्यूज़ मिल रही हैं, एक बार x² dx मिल रहा है 0 to 5, एक बार x + 5 0 to 5 dx। तो इससे आपकी F22 वैल्यू आ जाती है 3333.34/EI। अब F12 F21 की वैल्यू क्या होती है, M1 M2 dx, ठीक है, क्योंकि हम किसका फॉर्मूला हमने देखा था, M1 M2 dx। तो हमको क्या करना है, M1 × M2 करना है। तो पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा, देखो, अब M1 और M2 देखते हैं। तो M1 और M2 क्या है, पहला M1 है x और M2 है 0, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0, x + 5 और 0 का प्रोडक्ट 0, तो अपने पास सिर्फ क्या आएगा, x + 10 × x, और सेकंड आएगा x + 15 × x + 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने वही लिखा है, x + 10 × x 0 to 5, और x + 15 एंड x + 5 0 to 5। इन दोनों का भी आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन, तो मिलेगा F12 = F21 = 833.33, ठीक है। तो आपके पास आ गए आपके इन्वर्स मैट्रिक्स की वैल्यूज़ आ गई हैं। 1/EI कॉमन कर लिया था जो था 266.67, 833.33, 833.33 एंड 8333.34, ये आपके मैट्रिक्स के हैं। अब सेकंड वैल्यू हमको निकालनी होती है डेल्टा एल की, है ना, डेल्टा एट फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड डेल्टा एट सेकंड कोऑर्डिनेट। तो मैंने फॉर्मूला बताया था, डेल्टा एट फर्स्ट कोऑर्डिनेट का होता है MM1, क्योंकि अप्लाइड मूवमेंट के कारण पहले कोऑर्डिनेट पे क्या रहा है उसको देखना है, और अप्लाइड मूवमेंट के कारण, अप्लाइड लोड के कारण जो मूवमेंट हो उसके कारण सेकंड कोऑर्डिनेट पे क्या रहा है उसको देखना है। तो MM1 और MM2, तो सबसे पहले देखते हैं सिग्मा एल। तो सिग्मा एल में मुझे 1L में डेल्टा एल के लिए मुझे क्या चूज़ करना पड़ेगा, देखो, M और M1 ध्यान रखना। तो M क्या होगा, ये पहला तो आपको 0 मिलेगा, ठीक है। सेकंड क्या मिलेगा, 12x × x + 5। थर्ड मिलेगा 12x + 5 x + 10 -12x + 10 -24x × x + 15, ठीक है। ये वैल्यूज़ आपको मिलेंगी कहाँ पर, जब हम यहाँ निकालेंगे। तो देखिए, ये है आपकी M1 की वैल्यू, M की वैल्यू, ये है आपकी M1 की वैल्यू, ये है आपकी टोटल M की वैल्यू, और ये M1 की वैल्यू। यहाँ से यहाँ तक आपकी टोटल है M की वैल्यू, और ये आपकी M1 की वैल्यू। इसको भी आप सावधानी से कैलकुलेटर में सॉल्व करिए, और आपको डेल्टा
एट कोऑर्डिनेट 1 की वैल्यू आ जाएगी। अब डेल्टा एट कोऑर्डिनेट 2 सिमिलर क्या क्या यूज़ करना है मुझे, m और m2। तो क्योंकि आपको याद होगा कि m2 में पहले दोनों तो आपके 0 0 ही थे तो वो हट गए, तो सिर्फ आपको क्या बचेगा x + 10x और x + 15 और x + 5dx। इनको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा सिग्मा 2l। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे अपनी मैट्रिक्स बनाता हूँ। तो ये हो गई f का इन्वर्स करना था तो 1/ei का ei हो गया, और इसको इन्वर्स करेंगे हम बाद में, और 1/ei। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर क्या होता था, डेल्टा माइनस डेल्टा एल यूज़ करते थे। ठीक है, तो डेल्टा यहाँ पे क्या है, 0 है, तो इसलिए माइनस के कारण जो भी माइनस की वैल्यूज़ थी आपकी सिग्मा एल की, जो ऊपर वैल्यूज़ आई थी, ये आपको यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएंगी। ठीक है, तो इससे आपको P1 और P2 आ जाएगा 3.43 एंड 19.93। तो ये आपके रिडंडेंट फोर्सेस की वैल्यू आ गई जो थी 19.93 और 3.43। ठीक है, ध्यान रखना फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमने सी पे दिया था इसलिए 3.43 होगा और बी पे 19.93। अब बेंडिंग मोमेंट देखते हैं इसका। तो बेंडिंग, अब इसका हम मोमेंट्स निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हर स्पान का बेंडिंग मोमेंट ले लेते हैं। तो ए बी और बी सी स्पान के लिए ए बी पे आपको मिलेगा WL/4 और बी सी पे मिलेगा WL/4। तो इससे आपकी वैल्यू आ गई 60 और 30। एंड मोमेंट कैसे निकालते हैं वो देखो, क्योंकि डेल्टा सी तो कैसा है, डेल्टा सी एक सिंपली सपोर्टेड एंड है, तो वहाँ पर मोमेंट की वैल्यू 0 रहेगी। ठीक है, बी भी सिंपली सपोर्टेड है, पर क्योंकि कंटिन्यूस बीम है तो इसलिए बी पर मोमेंट आएगा। तो सी पर आपका मोमेंट 0 है, बी पे निकालना है तो क्या करना है, 3.43, बी तक देखना है तो 3.43 मल्टीप्लाइड बाई 10 माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाई 5, 3.43 मल्टीप्लाइड 10 माइनस 12 इंटू 5। ए पे निकालना है तो 3.43 मल्टीप्लाइड बाई 20 माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाई 15, 19.93 मल्टीप्लाइड बाई 10 एंड 24 मल्टीप्लाइड बाई 5। सभी वैल्यूज़ को मैंने लिखा और उससे मुझे मिलेगा -32.1 किलो न्यूटन मीटर। अब आपको पता है कि अगर हमारे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू पॉजिटिव है तो हम उसको अपने एक्सिस के ऊपर बनाते हैं, और हमारे जो एंड मोमेंट्स उनकी वैल्यूज़ अगर नेगेटिव हैं तो उनको भी हम अपने एक्सिस के ऊपर बनाते हैं। तो यहाँ पे 32.1 लिख दिया और यहाँ पे 25.7 लिख दिया और यहाँ पे आपको 0। तो इस तरीके से आपको फाइनली यूनिट लोड मेथड से आपको कंटिन्यूस बीम का एनालिसिस मिल जाता है, जिसमें हमको उसके रिडंडेंट फोर्सेस की वैल्यू आ गई थी और आपको एंड मोमेंट्स भी मिल जाते हैं।